Hello class. Today's topic is non-cyclic photophosphorylation. Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bonds. The process through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. When the photosystem 1 and 2 work in a series, the process is called non-cyclic photophosphorylation. The two photosystems are connected through an electron transport chain in the Z scheme. Both ATP and NADPH plus H positive ions are synthesized by this kind of electron flow. This is non-cyclic one, but when only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem as you can see in the diagram, and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is the stroma lamella. While the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membrane lacks photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass on to NADP but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not of NADPH plus H ions. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nm are available for excitation. So you have seen in case of non-cyclic photophosphorylation, the electron is not coming back to the system. While in this case you can see that electron excited from the chlorophyll system or the PS1 that is having the P700 is being excited. It is received by a E acceptor or the electron acceptor with the help of the electron transport system coming back to the photosystem 1. तो आपने देखा कि इसमें केवल फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है विद इन द फोटोसिस्टम, और जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है दैट इज़ अ साइक्लिक फ्लो. मीन्स दैट जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा है मूवमेंट वापस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आ रहा है. जैसे यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 में वेवलेंथ है आपकी 700 nm की. वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ लाइट के थ्रू एंड दैट इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इट गोज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस पूरी प्रोसेस के बीच में प्रोडक्शन हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है आपका ATP. दैट इज़ वाई इट इज़ फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस वो अपने सिस्टम में ओरिजिनल फोटो सिस्टम 1 में पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है. जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर आकर के ख़त्म हो रहा है. तो इस टाइप की वजह से इसको कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ केवल याद रखिएगा केवल एक फोटो सिस्टम यूज़ हो रहा है दैट इज़ द फोटो सिस्टम 1,
और इस पूरी प्रोसेस में NADPH प्रोड्यूस नहीं हो पाया है, जबकि नॉन साइक्लिक आपका जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें आपने देखा था कि दोनों ATP प्लस NADPH प्लस H आयंस प्रोड्यूस हुए थे, बट इस केस में वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल साइक्लिक हो रहा है। और ये ज़्यादातर पॉसिबल होता है स्ट्रोमा के लेमिले में, जहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन जो आपकी ग्रेनल लेवल है उसमें तो क्योंकि PS सिस्टम 1 और PS सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, पर जो लेमिलर मेम्ब्रेन है उसमें PS सिस्टम 2 एब्सेंट होता है और NADP को प्रोड्यूस करने के लिए रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। ये वाला डायग्राम आपका नॉन साइक्लिक का है, जिसमें आप देखिए दोनों लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट हैं। फोटो सिस्टम 1 700 nm एंड फोटो सिस्टम 2 600 nm की होगी, और इसमें ATP भी प्रोड्यूस हुआ है एट द सेम टाइम NADPH भी प्रोड्यूस हुआ है और सिंथेसाइज हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ था फोटो सिस्टम 2 में, उसके लाइट हार्वेस्टिंग कंपोनेंट से लाइट के द्वारा एक्साइटेड होकर के वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है और वहाँ से वो फोटो सिस्टम 1 में जा कर के वापस नहीं आता है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक है। नाउ अब actually ATP, how it is being synthesized in the chloroplast. The chemoisomatic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, in photosynthesis also, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane. This time, these are the membrane of thylakoid. There is one difference through proton accumulation is towards the inside of the membrane. If you will see too many H positive ions, all these are your protons. They are inside the membranes of the thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. In respiration, proton accumulates in the intermembrane space of the mitochondria. Now, what happens during all this activation of electrons and their transport? Number 1, splitting of water molecules takes place on the inner side of the membrane. The protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoids. See, the membrane is having cytochromes or the electron acceptors present and both the photosystems. As electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer surface of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an proton carrier. Hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. The third thing happening is the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electrons of photosystem 1. Protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH and protons. These protons are also removed from the stroma. Now what happened? The protons in the stroma decrease in number while in the lumen there is accumulation of the protons. Another thing which is present on the membrane is channel for the synthesis of ATP.
The gradient is very important because the gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the CF0 of the ATP synthetase. It consists of three parts: CF1 part, CF0 parts, and ATP synthetase enzyme. Chemosynthesis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient, and ATP synthetase. जैसे जैसे वाटर की स्प्लिटिंग होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में, और साथ ही साथ जो मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो रिसीव हो रहे हैं एक प्रोटॉन एक्सेप्टर के द्वारा और रिसीवर के द्वारा, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्यूमुलेटेड। और जो NADP है वो उसका रिडक्टेज एंजाइम वो इनसाइड द मेम्ब्रेन है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1 और जो ज़रूरी हैं रिडक्शन ऑफ NADP के लिए। सो ऑल दीज आर कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमा, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन देयर। और हमने ऑस्मोसिस में सिंपल पढ़ा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जाना, सो दैट बैलेंस बना रह सके। और ये काम करेगा जब इसको पास ऑन होना होगा बाहर, और बाहर जाने के लिए इसके पास केवल एक रास्ता है जहाँ पर आपका CF0 एंड CF1 एम्बेडेड है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जो एक चैनल का काम करेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम, और उसमें ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कन्वर्ट करेगा ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ मिलकर के ATP सिंथेटेज में। तो ये ATP सिंथेटेज चैनल जो आपका है दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स वापस मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन करने के लिए और एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कि ATP सिंथेटेज एंजाइम काम कर सके और कैटेलाइज करे ATP के फॉर्मेशंस को। इसी के साथ साथ NADPH जो प्रोड्यूस्ड हुआ था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, वो भी ATP विल बी यूज्ड किस काम के लिए? इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर। रिस्पॉन्सिबल होगा ये CO2 फिक्सेशन के लिए एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर के लिए। सो दिस मच पोर्शन वेयर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं या दोनों प्रोसेस है वो काम करती हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ATP सिंथेसिस के लिए, जो डार्क रिएक्शन में काम आएगा।